Welcome back to all of you on Science Media classes UPHSC, UPGDC, UPGIC और UPHU के लिए हाई ऑर्डर थिंकिंग करंट अफेयर्स हमने यहाँ पे शामिल किए हैं जो जिनका लेवल बहुत हाई है और बहुत ज़्यादा आयोग जैसे प्रश्न जिस तरीके से करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछता है और स्टैटिकल पूछता है उसी तरीके से इसमें प्रश्न शामिल किया है। तो जुड़े रहिए, कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत हाई ऑर्डर थिंकिंग है। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और लाइक भी करें। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। स्क्रीन पर है, यदि किसी प्रश्न में कहा जाए कि भारत ने एआई इकोसिस्टम में इवेंट डिप्लोमेसी को इन्वेस्टमेंट सिग्नलिंग के साथ जोड़ा तो इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा होगा? ए, एआई समिट का केवल शैक्षणिक आयोजन। बी, एआई समिट में वैश्विक टेक फर्म्स की मौजूदगी के साथ बड़े बड़े निवेश वादे केवल सरकारी सर्कुलर जारी करना। या एआई पर स्कूल सिलेबस बदलना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, एआई समिट में वैश्विक टेक फर्म्स की मौजूदगी के साथ बड़े बड़े निवेश वादे। ऑप्शन जो बी है इसका वो राइट होगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, इंडिया एआई समिट 2026 के संदर्भ में कौन सा निष्कर्ष अधिक उपयुक्त है? भारत एआई रेगुलेशन से पीछे हट रहा है। बी, भारत एआई को केवल कंज्यूमर मार्केट के रूप में पेश कर रहा है। तीसरा, भारत एआई गवर्नेंस और एआई इन्वेस्टमेंट दोनों में स्टिमुलेटेनस पोजीशनिंग कर रहा है। भारत केवल इंपोर्टेड एआई टूल्स पर निर्भर रहना चाहता है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा, भारत एआई गवर्नेंस और एआई इन्वेस्टमेंट दोनों में स्टिमुलेनियस पोजीशनिंग कर रहा है। तो ये वाला जो आंसर है इसका सी वाला सही होगा। यदि किसी देश की आईटी इंडस्ट्री 300 बिलियन रेवेन्यू थ्रेशोल्ड पार करने जा रही हो लेकिन उसी समय एआई डिस्पर्शन को लेकर वैल्यूएशन प्रेशर भी दिख रहा हो तो इसका अर्थ क्या है? ए, सेक्टर कोलैप्स हो गया। बी, ग्रोथ और डिस्ट्रप्शन एक साथ मौजूद है। तीसरा, एआई का सेक्टर पर कोई प्रभाव नहीं। चौथा यानी डी, रेवेन्यू डाटा अविश्वसनीय है। तो सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर होगा, ग्रोथ और डिस्पर्शन एक साथ मौजूद है। चौथा प्रश्न है, अक्टूबर 2025 के रिकॉर्ड मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट से कौन सा स्ट्रक्चरल इन्फेरेंस सबसे बेहतर निकलता है? केवल एक्सपोर्ट बढ़े थे। बी, इंपोर्ट बिल और एक्सटर्नल टैरिफ शॉक्स ने बैलेंस को दबाव में डाला। सी, सर्विस ट्रेड भी शार्पली निगेटिव था। डी, ट्रेड डेफिसिट का गोल्ड इंपोर्ट से कोई संबंध नहीं था। राइट ऑप्शन होगा इसका बी वाला, इंपोर्ट बिल और एक्सटर्नल टैरिफ शॉक्स ने बैलेंस को दबाव में डाला। बी वाला आंसर यहाँ पे सही है। यदि किसी परीक्षा में पूछा जाए कि अक्टूबर 2025 ट्रेड इंडिया डाटा ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किसे वल्नरेबिलिटी चैनल को सबसे स्पष्ट किया तो सही उत्तर होगा केवल मानसून डिपेंडेंसी। बी, इंपोर्ट इंटेंसिटी प्लस एक्सटर्नल डिमांड शॉक। सी, जुडिशियल बैकलॉग और डी, लेबर माइग्रेशन अलोन। तो सही आंसर होगा इसका इंपोर्ट इंटेंसिटी एक्सटर्नल डिमांड शॉक। अक्टूबर 2025 में रिटेल इन्फ्लेशन के बहुत निचले स्तर पर जाने का तात्पर्य निम्नलिखित में से किस पॉलिसी एक्सपेक्टेशन में सबसे अधिक जुड़ा था? ए, फिस्कल डेफिसिट एक्सप्लोजन। बी, मॉनेटरी ईजिंग एक्सपेक्टेशन। सी, रुपए पीईजी। डी, जीएसटी एवोल्यूशन। तो राइट आंसर होगा इसका मॉनेटरी ईजिंग एक्सपेक्टेशन। सातवां प्रश्न है, यदि हेडलाइन सीपीआई बहुत नीचे आ जाए तो सेंट्रल बैंक के लिए सबसे युक्ति संगत इमीडिएट पॉलिसी डिबेट क्या बनती है? केवल गोल्ड रिजर्व बढ़ाना। बी, ग्रोथ सपोर्ट बनाम इन्फ्लेमेशन रिबाउंड रिस्क। सी, करेंसी डेमोनेटाइजेशन। डी, इंपोर्ट लाइसेंसिंग। सही आंसर है ग्रोथ सपोर्ट बनाम इन्फ्लेमेशन रिबाउंड रिस्क। अक्टूबर 2025 की निम्न सीपीआई के बाद के ग्रोथ एस्टीमेट के साथ रखकर देखें तो कौन सा स्टेटमेंट अधिक उपयुक्त है? इंडिया स्टेबलेशन में था,
लो इन्फ्लेशन ने ग्रोथ सपोर्टिव पॉलिसी स्पेस बढ़ाया। इन्फ्लेशन हाई थी इसलिए रेट हाइक्स निश्चित थे। डी ग्रोथ और इन्फ्लेशन डेटा परस्पर असंबंधित। इसका भी राइट ऑप्शन बी होगा। यदि किसी विश्लेषक ने कहा कि इंडिया Q3 FY26 जीडीपी प्रिंट शोज रेजिलियंस डिस्पिट एक्सटर्नल हेडविंड्स, तो ये किस लॉजिक पर आधारित होगा? ए ग्रोथ शून्य थी, बी ग्रोथ 7.8% एस्टीमेट के बावजूद ग्लोबल अनसर्टेनली मौजूद थी, केवल एग्रीकल्चर कंट्रैक्शन हुआ, और डी जीडीपी जारी नहीं हुआ था। तो राइट आंसर होगा इसका 9th का बी वाला, इसका भी सही होगा बी आंसर। ग्रोथ 7.8% एस्टीमेट के बावजूद ग्लोबल अनसर्टेनिटी मौजूद थी। उसके बाद अगला प्रश्न है Q3 FY26 ग्रोथ एस्टीमेट और अक्टूबर 2025 ट्रेड डेफिसिट को साथ पढ़ने पर कौन सा बैलेंस्ड कंक्लूजन सबसे सही है? ए एक्सटर्नल सेक्टर प्रेशर के बावजूद डोमेस्टिक ग्रोथ रेजिलियंस बनी रही, बी ट्रेड एक्सपेक्ट होने से जीडीपी डाटा स्वतः मान्य हो गया, सी ग्रोथ केवल एक्सपोर्ट से आई, डी डिमांड कोलैप्स हो गया। सही जवाब होगा एक्सटर्नल सेक्टर प्रेशर के बावजूद डोमेस्टिक ग्रोथ रेजिलियंस बनी रही, ये इसका आंसर है 10 का। 11वां प्रश्न है यूनियन बजट 2026-27 में मैन्युफैक्चरिंग के साथ स्ट्रेटेजिक एंड फ्रंटियर सेक्टर का जोड़ सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? ए बजट प्योरली कंजप्शन बजट था, भारत लॉन्ग साइकिल इंडस्ट्रियल पॉलिसी ओरिएंटेशन को डीपेन कर रहा है, सी लीगेसी सेक्टर पूरी तरह छोड़े गए, डी केवल इंपोर्ट्स को बढ़ावा दिया गया। तो सही आंसर होगा भारत लॉन्ग साइकिल इंडस्ट्रियल पॉलिसी ओरिएंटेशन को डीपेन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, बजट 2026-27 में घोषित बायोफार्मा शक्ति को किस बॉर्डर पॉलिसी फ्रेमवर्क में सबसे बेहतर रखा जाएगा? ए वेलफेयर पेंशन रिफॉर्म, बी टेक्नोलॉजी लीड इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बिल्डिंग, सी जुडिशियल डिजिटाइजेशन और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ओनली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा टेक्नोलॉजी लीड एंड इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बिल्डिंग। 13वां प्रश्न है यदि न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 अप्रैल 2026 से लागू होना है और फॉर्म्स रूल सिंप्लीफाइड किए जाने हैं, तो उसका मुख्य गवर्नेंस ऑब्जेक्टिव क्या प्रतीत होता है? ए लीगल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना, कॉम्प्लेक्स सिंप्लीफिकेशन, टैक्स स्क्रेसी बढ़ाना, कैश इकोनॉमी को बढ़ाना। तो इसमें सही आंसर होगा कॉम्प्लियंस सिंप्लीफिकेशन। बी वाला ही प्रश्न आंसर इसमें सही हो जाएगा, बी वाला। अगला प्रश्न है 21 न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सबसे अधिक उपयोग है? ये केवल टैक्स बदलने का नाम है, बी ये टैक्स डायरेक्ट टैक्स कॉम्प्लायंस आर्किटेक्चर को सरल बनाने की दिशा का संकेत है, सी इसका इम्प्लीमेंटेशन 2025 में ही हो गया, डी इसका यूनियन बजट 2026-27 से कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ये डायरेक्ट टैक्स कॉम्प्लायंस आर्किटेक्चर को सरल बनाने की दिशा का संकेत है, बी वाला यहाँ पर सही होगा। बजट 2026-27 में सर्विस कॉम्पिटिटिवनेस, क्लाउड डाटा सेंटर्स और कॉम्प्लीमेंट सिम्प्लिफिकेशन पर बल का संयुक्त अर्थ क्या है? ए भारत सर्विस एक्सपोर्ट से हट रहा है, बी डिजिटल सर्विस वैल्यू चेन को पॉलिसी सपोर्ट दिया जा रहा है, सी ओनली टूरिज्म सेक्टर टारगेट है, डी मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से समाप्त की जा रही है। सही आंसर होगा डिजिटल सर्विस वैल्यू चेन को पॉलिसी सपोर्ट दिया जा रहा है। आदित्य L1 के संदर्भ में L1 हेलो ऑर्बिट का स्ट्रेटेजिक साइंटिफिक लाभ क्या है? ए स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की छाया में रखना, बी सूर्य के अवलोकन के लिए रिलेटिवली अनट्रैप्टेड वांटेज पॉइंट देना, सी चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन करना, डी केवल कम्युनिकेशन रिले करना। इसका भी सही आंसर बी होगा। आदित्य L1 को कोई ऑर्बिटल पोजीशनिंग एज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट मल्टीप्लायर कहे तो उसका सबसे अच्छा अर्थ क्या है? ऑर्बिट महत्वहीन है, केवल पेलोड मायने रखता है, बी सही कक्षीय स्थिति ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी को बढ़ाती है, सी मिशन केवल सिंबॉलिक था, डी L1 और लूनर ऑर्बिट समान है। तो राइट आंसर होगा इसका सही कक्षीय स्थिति ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी को बढ़ाती है।
31 जनवरी 2026 तक भारत की इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी 520 गीगावाट से ऊपर पहुंचने और नॉन फॉसिल कैपेसिटी के बढ़ते शेयर से कौन सा इन्फ्रेंस सबसे तर्कसंगत है? बी, एनर्जी ट्रांजिशन रुक गया। बी, ग्रिड एक्सपेंशन और ट्रांजिशन साथ साथ चल रहे हैं। सी, फॉसिल फ्यूल पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। डी, रिन्यूएबल का योगदान नगण्य है। इसमें भी आंसर जो है बी हो जाएगा, ग्रिड एक्सपेंशन और ट्रांजिशन साथ साथ चल रहे हैं। यदि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मिक्स में नॉन फॉसिल शेयर बढ़ रहा है तो क्लाइमेट पॉलिसी की दृष्टि से सबसे उपयुक्त इंटरप्रेशन क्या है? ए, केवल एमिशन अकाउंटिंग बदल रही है। बी, कैपेसिटी साइड ट्रांजिशन रियल इकोनॉमी में मटेरियल हो रही है। सी, भारत कोल ओनली स्ट्रेटजी अपना रहा है। डी, पावर डिमांड गिर गई है। राइट आंसर होगा इसका कैपेसिटी साइड ट्रांजिशन रियल इकोनॉमी में मटेरियल हो रही है। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाए। भारत की सोलर कैपेसिटी अगले दशक में कई गुना के बढ़ने के प्रोजेक्शन को किस लेंस से समझना चाहिए? ये केवल सिंबॉलिक क्लाइमेट स्टेटमेंट है। बी, एनर्जी सिक्योरिटी प्लस डीकार्बोनाइजेशन डुअल ऑब्जेक्टिव। सी, पेट्रोलियम डिपेंडेंस स्ट्रेटेजी। डी, एंटी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी वाला, एनर्जी सिक्योरिटी प्लस डीकार्बोनाइजेशन डुअल ऑब्जेक्टिव। बी वाला यहाँ से ऑप्शन सही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ईयर एंड रिव्यू 2025 में ईयर ऑफ रिफॉर्मेंस और आत्मनिर्भरता पर जोर का संयुक्त अर्थ है क्या है? ए, फोकस केवल सेरेमोनियल एक्टिविटीज पे था। बी, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और डोमेस्टिक प्रोडक्शन से जोड़ा गया। इंपोर्ट्स को अनलिमिटेड बढ़ाया गया। डी, ऑपरेशनल पोस्चर अप्रासंगिक था। इसका भी आंसर बी सही होगा, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और डोमेस्टिक प्रोडक्शन से जोड़ा गया। अगला प्रश्न है भाई 22 इसी प्रश्न में ऑपरेशन सिंदूर को डिफेंस पॉलिसी शिफ्ट के संदर्भ में रखा जाए तो एग्जामिनर किस बात की जांच कर सकता है? ए, केवल ऑपरेशन का नाम। बी, टैक्टिकल एक्शन और बॉर्डर काउंटर टेरर पोस्चर के बीच संबंध। सी, केवल यूनिफॉर्म कलर्स। डी, डिफेंस बजट का अनरिलेटेड फैक्ट। तो ये भी आंसर बी सही होगा, सबके बी सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2025 की ट्रेड डेफिसिट स्पाइक में गोल्ड इंपोर्ट्स की बड़ी भूमिका बताती है कि ये नॉन एसेंशियल इंपोर्ट सर्जेस मैक्रो बैलेंसेस को मैटेरियली प्रभावित कर सकते हैं। बी, गोल्ड इंपोर्ट्स करंट अकाउंट से असंबंधित है। सी, टैरिफ शॉक्स इररिलेवेंट थे। डी, क्रूड इंपोर्ट्स घट गए थे। तो इसका सही आंसर होगा नॉन एसेंशियल इंपोर्ट सर्जेस मैक्रो बैलेंसेस को मैटेरियली प्रभावित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यदि एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ्स का दबाव हो लेकिन सर्विसेज प्लस सरप्लस कुछ राहत दे रहा हो तो ये किस इकोनॉमी फीचर को दर्शाता है? ए, डुअल एक्सटर्नल बैलेंस स्ट्रक्चर। बी, जीरो सम ट्रेड अकाउंटिंग। सी, बार्टर इकोनॉमी। डी, आटार की। तो ये कहलाता है आपका डुअल एक्सटर्नल बैलेंस स्ट्रक्चर। एआई ड्राइवन अनसर्टेनिटी के कारण आईटी स्टॉक्स पर प्रेशर और साथ ही सेक्टर रेवेन्यू एक्सपेंशन, इन दोनों का साथ समझने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ये मार्केट एक्सपेक्टेशन और सेक्टर फंडामेंटल अलग अलग समय पर क्षितिज पर काम करते हैं। बी, स्टॉक मार्केट हमेशा गलत होता है। रेवेन्यू और वैल्यूएशन का कोई संबंध नहीं है। एआई केवल मीडिया नैरेटिव है। तो इसका भी सही आंसर होगा ए। ए ही इसका सही होगा। यदि कोई कहे कि बजट 2026-27 में शॉर्ट टर्म रिलीफ से आगे बढ़कर कैपेसिटी क्रिएशन पर केंद्रित है तो कौन सा पेयर इस दावे को अधिक सपोर्ट करेगा? ए, केवल फेस्टिवल स्पेंडिंग प्लस टूरिज्म स्लोगन्स। बी, फ्रंटियर मैन्युफैक्चरिंग बीस बायोफार्मा पुश। सी, ओनली फूड सब्सिडी एक्सपेंशन। डी, एनी इलेक्टोरल स्पेंडिंग। तो सही आंसर होगा केवल फेस्टिवल स्पेंडिंग प्लस टूरिज्म स्लोगन। ए वाला सही हो। 26 का ए सही। 27वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे
न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अप्रैल 2026 से प्रभावी होने का प्रशासनिक इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है? ए कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन पीरियड की आवश्यकता, बी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क का अंत, सी जीएसटी काउंसिल का विघटन, डी कस्टम्स लॉ रिपील। तो सही आंसर है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन पीरियड की आवश्यकता। 28 प्रश्न है, इंडिया एआई पैक्ट समिट 2026 में भारी ग्लोबल पार्टिसिपेशन और पॉलिसी डिबेट साथ दिखने से किस प्रकार का स्टेट क्राफ्ट उभरता है? टेक्नो आइसोलेशनिज्म, बी प्लेटफॉर्म स्टेट क्राफ्ट, सी एगारियन पॉपुलिज्म, डी टैरिफ अटार्की। इसका सही अर्थ है प्लेटफॉर्म स्टेट क्राफ्ट, बी वाला ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है, यदि किसी निबंधात्मक एमसीक्यू में पूछा जाए कि 2025-26 भारत की ग्रोथ स्टोरी का सबसे यथार्थ वर्ष वर्णन क्या है, तो कौन सा विकल्प सबसे संतुलित होगा? हाई ग्रोथ, लो इन्फ्लेमेशन एपिसोड लेकिन एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज भी, बी कंप्लीट मैक्रो इंस्टेबिलिटी, सी नो रिफॉर्म नो ग्रोथ, डी इन्फ्लेशन एक्सप्लोजन एंड रिसेशन। तो राइट आंसर होगा हाई ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन एपिसोड लेकिन एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज भी। 30वां प्रश्न है, जुलाई 2025 से फरवरी 2026 की डेवलपमेंट को समेकित रूप से देखें तो कौन सा थीम सबसे अधिक उभरता है? भारत ने टेक्नोलॉजी, टैक्स रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एनर्जी ट्रांजिशन और स्ट्रेटेजिक पोजीशन को पैरेलल ट्रैक्स पर आगे बढ़ाया है। भारत केवल वन सेक्टर इकोनॉमी बन गया, सी केवल सोशल पॉलिसी चली, इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं, डी मेजर पॉलिसी एक्टिवली नहीं हुई। तो सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, भारत ने टेक्नोलॉजी, टैक्स रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एनर्जी ट्रांजिशन और स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग को पैरेलल ट्रैक्स पर आगे बढ़ाया। तो सही उत्तर हो जाएगा 30 का ए वाला। इस तरीके से ये आपके जो है 30 प्रश्न हो गए जो जीएस के बहुत हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, और खासतौर से यहाँ हमने इकोनॉमी को कवर करने की कोशिश की है जो जुलाई 2025 से जनवरी या फरवरी 2026 तक के हैं। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए साइंस के क्लास। थैंक यू वेरी मच टू वॉचफुल।